हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 31 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, एक बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आप लोग नाराज़ भी होंगे, लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मजबूरी ही ऐसी थी। पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं बीमार था। पहले मुझे डेंगू हुआ, उसके बाद टाइफाइड हो गया और उसके बाद पीलिया भी हो गया। तो एक के बाद ये 3 लगातार बीमारियों की वजह से मैं चाह कर भी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग अभी तक जो प्यार और सम्मान मुझे देते आए हैं वो लगातार देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। ये हमारी मध्य प्रदेश जल प्रहरी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। एमपीपीएससी के लिए फुल कोर्स है, एमपीएसआई के लिए कोर्स है और बहुत जल्द आपके लिए एमपीएसआई और कांस्टेबल के लिए प्रिंटेड नोट्स भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि स्वयं पर विश्वास से बड़ी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। हमें से हर कोई ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल चाहिए होता है वो खुद पर भरोसा चाहिए होता है, आत्मविश्वास चाहिए होता है। जिसको आत्मविश्वास होता है, फिर उसके सामने दुनिया की कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, उस समस्या का हल आराम से निकाल सकता है, अगर उसे खुद पर भरोसा है तो आप भी खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप जरूर सफल होंगे, एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीधे आज करंट अफेयर के प्रश्नों पर। क्योंकि पिछला काफ़ी लंबा समय बीत गया है, इसलिए हम कल पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आज सीधे करंट अफेयर के प्रश्नों पर बढ़ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, और इन दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात में किया गया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का एक जिला है नर्मदा जिला, और नर्मदा जिले में केवड़िया वही जगह है जहां पर स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है, और यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी परियोजना और हल्के पदार्थों से बने जियोडेसिक गुंबद का उद्घाटन किया है। उन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी तक एक एकता क्रूज सेवा की भी शुरुआत की। इसके अलावा अत्याधुनिक एक जियोलॉजिकल पार्क परियोजना जो कि 375 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, और इसमें दुनिया भर के करीब 1100 से अधिक पक्षी और 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के जीव रखे गए हैं, तो इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो ये सब आपको याद रखना है, कहाँ पर किया गया, नर्मदा जिले के केवड़िया के पास में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे, ये दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही ये दिवस है। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और 2014 से लेकर हर साल इसको मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये इनकी भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 565 जो रियासतें थी भारत की आज़ादी के समय, 565 छोटे छोटे हिस्सों में भारत बटा हुआ था, उनको मिलाने का काम किया और भारत को एक राष्ट्र बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अगर किसी ने अदा की थी तो वो सरदार पटेल साहब ने ही की थी। आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, सरदार पटेल साहब के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट इनका जीवन चरित्र है कि किस प्रकार से पूरे देश को एकता के सूत्र में इन्होंने बांधने का काम किया था। तो ये आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि जापान का कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो जापान ने ये लक्ष्य रखा है 2050 तक, यानी कि जापान जितना अपने यहाँ पर कार्बन उत्सर्जित करता है उसको जीरो कर देगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। तो इसकी डिटेल देख लीजिए आखिर होता क्या है ये जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, इन्होंने देश के अंदर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इन्होंने कहा है कि जापान ऐसा कर लेगा 2050 तक। और सुगा ने जलवायु परिवर्तन को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखिए,
होता क्या है कार्बन उत्सर्जन, पहले तो ये समझ लीजिए, हम जितनी भी वस्तुओं का हमारे जीवन में यूज़ करते हैं, हमें से कई लोगों की सोच होती है कि हमारे पास तो पैसा है, क्यों ना हम एक वस्तु ख़राब ना हो उससे पहले ही दूसरी चेंज कर देते हैं। ये इस प्रकार की सोच ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु जब वो बनती है तो उसके बनने में ऊर्जा लगती है। उसके बनने के लिए क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। और ऊर्जा के जो साधन है, अधिकांश ऊर्जा जो आती है वो जीवाश्म ईंधन से आती है। जैसे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं वो किसी फैक्ट्री में बना है, और फैक्ट्री में उस पेन को बनने के लिए भी ऊर्जा खर्च हुई है, भले ही आपने पैसा देके खरीदा है, तो उसका एक उसका कार्बन उत्सर्जन हुआ, उसके निर्माण में एक कार्बन लगा है, उसके निर्माण के अंदर क्या है, प्रदूषण हुआ है। तो इसलिए जापान चाहता है कि 2050 तक वो क्या हो जाए, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला देश बन जाए, यानी कि वहां पर कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हरित जो ईंधन है उसकी तरफ बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। और जापान की वर्तमान ऊर्जा योजना के अनुसार उसकी आवश्यकताओं का लगभग 56% जीवाश्म ईंधन से अभी भी आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हरित ऊर्जा की तरफ जापान जाना चाहता है, और दुनिया को इस तरफ जाना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। बात करेंगे जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है, और मुद्रा यहाँ की येन है। चलिए मैप में मैं आपको अब जापान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्व में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये भारत, और भारत से ये जापान है। जापान सबसे पूर्वी देश है, ये आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है, तो जापान है। इसीलिए एक तो उसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे टोक्यो, ये जापान की राजधानी है। ऊपर जापान की सीमा किसके साथ में लगती है, तो ये रशिया के जो आइलैंड वगैरह हैं, ये रशिया के आइलैंड हैं, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। इस तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के पास भी इसकी सीमा पहुंच जाती है। और इस तरफ इसके द्वीप जो हैं, कुछ द्वीप ताइपे या ताइवान के पास तक पहुंच जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और इस तरफ क्या है, ईस्ट सी और सी ऑफ जापान है। और ये जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है ये रूस है। ये रेड कलर का जो देश दिखाई दे रहा है ये चाइना है, जबकि ये नॉर्थ कोरिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये चौथा प्रश्न है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो रेलवे के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, और इस अभियान का नाम है मेरी सहेली अभियान, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और ये अभियान क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो रेलवे ने सभी मंडलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, खासकर जो एकल महिला यात्री चलती है, यानी अकेली महिला जो यात्रा करती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अभियान शुरू किया है, मेरी सहेली अभियान। इस अभियान का नाम याद रखेंगे। उद्देश्य यह है कि रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना, और इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ जो होता है वो महिलाओं को उनकी यात्रा शुरू करने से लेकर गंतव्य स्टेशन यानी जहां तक वो जाएंगी वहां तक सुरक्षा इसके तहत दी जाएगी। तो मेरी सहेली अभियान ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक ही जगह पर शुरू किया गया था, एक मंडल में शुरू किया गया था। फिर इसकी जब सफलता देखी गई तो पूरे मंडलों में, सभी मंडलों में 18 मंडल जो रेलवे के हैं उसमें इसको लागू कर दिया गया है। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 182, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारतीय सेना ने किस नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है, और इस ऐप का नाम है SAI, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये भारतीय सेना का अपना खुद का एक व्हाट्सएप है, इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि SAI इसके नाम से एक आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। S फॉर सिक्योर, A फॉर एप्लीकेशन, I फॉर इंटरनेट। तो SAI ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म बनेगा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो ये खुद का मैसेजिंग ऐप शुरू किया है, और इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉल की सेवाएं इसके तहत उपलब्ध करवाई गई हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और ये मॉडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और GIMS इस प्रकार की जो मैसेजिंग सर्विसेज होती है उनकी तरह ही ये है। आगे बढ़ेंगे, बात थल सेना की करेंगे। भारतीय थल सेना की इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, और सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वपूर्व सेवा, खुद से पहले सेवा। जबकि जो थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि सर्व पावर योजना, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो सर्व पावर योजना, इसकी जो शुरुआत की गई है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उनके द्वारा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और क्या है ये योजना, इसके बारे में जान लीजिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हर्षवर्धन और इनके द्वारा एक योजना शुरू की गई है, सर्व पावर योजना। क्या है ये योजना? इसके तहत शैक्षणिक और शोध संस्थानों में नियमित महिला शोधकर्ताओं को 2 उच्च श्रेणियों में अनुसंधान के लिए और विकास कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो कहाँ पर आ सकें, तो शोध में आ सकें, वो रिसर्च में काम कर सकें। और ये 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं? एक सर्व पावर फेलोशिप और एक सर्व पावर शोध अनुदान। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। और ये नियुक्त किए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनके नाम को मंजूरी दे दी है। और ये अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, अब ये मुख्य सूचना आयुक्त बन जाएंगे। याद रखिएगा, सूचना आयुक्त से मुख्य सूचना आयुक्त बन जाएंगे। अभी जो वर्तमान में सूचना आयुक्त थे उन सब में ये वरिष्ठ भी थे और विमल जुल्का का स्थान लेंगे, क्योंकि विमल जुल्का साहब जो हैं वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उसके बाद कई लंबे समय से CIC यानी कि ये जो पद है मुख्य सूचना आयुक्त का, ये पद खाली था। इसके अलावा मराठी पत्रकार उदय माहुरकर, इनको मुख्य जो सूचना आयुक्त के पद के लिए भी चुना गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो उदय माहुरकर। और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में भागीदारी के लिए दिल्ली में किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो आमजन इसमें भाग ले सकें, इसके लिए ग्रीन दिल्ली करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इन्होंने शुरू किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। और इस अभियान में हर दिल्ली वासी यानी दिल्ली में रहने वाले सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएँ, और इसी के लिए ग्रीन दिल्ली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के जरिए क्या होगा, कोई भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाने वालों की फोटो या वीडियो क्लिक करके उसे भेज सकता है और संबंधित विभाग के पास ये शिकायत पहुंचेगी। संबंधित विभाग क्या करेगा, जो शिकायतें प्राप्त होगी ग्रीन दिल्ली ऐप उसके निस्तारण के लिए काम करेगा और इसको समय सीमा के अंदर निस्तारित करेगा। और इन सब पर निगरानी के लिए एक ग्रीन वॉर रूम भी तैयार किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बात दिल्ली की करें, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यानी कि एक मूल्य हो जाएगा, उससे कम में सब्जियां नहीं बेच पाएगा कोई भी। तो आधार मूल्य सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा, यानी कि अगर किसी सब्जी के उत्पादन में माना कि 40 रुपये लग रहे हैं तो उस सब्जी को कोई भी 60 रुपये से कम में नहीं खरीदा जाएगा, यानी कि कम से कम 60 रुपये में तो सब्जी को खरीदना होगा। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चले जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। यानी कि जैसे कि लागत अगर हम बात करें आलू की ही, तो आलू की लागत अगर 40 रुपये आ रही है और बाजार में अगर वो 20 रुपये का खरीदा जा रहा है, बाजार मूल्य उसका 20 रुपये है, तो भी उससे कम से कम 20% ज़्यादा से ही उसको खरीदना होगा। यानी कि कम से कम आधार मूल्य के ऊपर ही उसे खरीदना होगा, 60 रुपये से कम में उसे नहीं खरीदा जाएगा। ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि आधार मूल्य आखिर होगा क्या, राइट। और ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। बात करेंगे केरल की, तो ये भारत का दक्षिणी राज्य है केरल, यहाँ पर मैप में देख लेंगे। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये रखिएगा सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर है, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, माथी के तान 16 नेशनल पार्क है।
वहीं बांधों में इडुक्की बांध है, पेरियार नदी पर बना हुआ, और पिची बांध है मनाली नदी पर। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले करंट अफेयर से संबंधित जो केरल के बारे में मैंने आपको बताया है कि 14 अक्टूबर को बताया था कि केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है और केरल ने NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि कहाँ एकल प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा, और ये अपनी तरह का अनोखा टूर्नामेंट खेला जाने वाला है इंदौर के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और क्या है ये टूर्नामेंट ये जान लीजिए। तो इंदौर को एकल उपयोग वाला जो प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उससे मुक्त करने के लिए एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है, और इसके तहत इंदौर को अब 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया ही जा चुका है। और इंदौर नगर निगम ने इंदौर क्षेत्र को 19 क्षेत्रों जो है उनको 4 टीमों में विभाजित किया है, और इसके माध्यम से अलग अलग माध्यमों से इन चारों क्षेत्रों के अंदर क्या पहुंचाया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक कवर करके इकट्ठा करके इन गाड़ियों को जो घर घर डोर टू डोर कलेक्शन करती है इन तक पहुंचाएं। और 45 दिन की प्रतियोगिता की, इसमें जो टीम सबसे ज़्यादा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को एकत्रित करेगी उस टीम को PPL ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। तो 4 टीमों में पूरे शहर को विभाजित कर दिया गया है, और जो अलग अलग रेडियो जॉकीज़ हैं, जो रेडियो चलता है वहाँ पर, तो वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इन टीमों की सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इकट्ठा करें और इन टीमों तक पहुँचाए। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब कल के सवाल की। जब पिछला करंट अफेयर मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उस समय प्रश्न पूछा था कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, और 2 साल के लिए फिर से भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है फ्रांस के साथ में, तो यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उनसे निवेदन के उत्तर दिया करें। अब बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। अब आज का हमारा सवाल है कि भारत किस देश को अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा। तो सिंधुवीर पनडुब्बी देने का फैसला भारत ने किस देश के लिए किया है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से वो देश कौन सा है। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।